नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के अगले चैप्टर को शुरुआत करेंगे जिसका टॉपिक है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म और यूपीएससी ने इस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा है। और यहाँ पर मैं आपको साफ-साफ कह देता हूँ कि जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, वो ट्रेडिशनल कोर्ट्स जहाँ पर डिस्प्यूट सुनी जाती हैं, एड्रेस किया जाता है, उससे थोड़ा हटकर है। इसको अगर हम अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बोले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक तो चलिए मान के कि ट्रेडिशनल कोर्ट्स होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद जो आपके अल्टरनेटिव्स डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, लाइक ग्राम पंचायत, पंचायती राज, अलोंग विथ फैमिली कोर्ट्स, लोक अदालत, ये सब जो सिस्टम अभी हम पढ़ने वाले हैं, इट कम्स अंडर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एज एन अल्टरनेटिव। उसके बाद आजकल मॉडर्न डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म आ रहा है लाइक आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मेडिएशन। तो इन सब पर भी चर्चा हम करेंगे ताकि आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग इन सब मुद्दों पर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कंटेक्स्ट कि जैसे देखिए, आप कहीं ना कहीं अपने मोहल्लों में या फैमिली इश्यू भी हो जाता है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगाए ही होंगे। आप नहीं तो कम से कम मोहल्ले वाले में ऐसी घटना घटी होगी। या फिर कोई कंपनी है तो कंपनी कोई डिस्प्यूट में आ गई है तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसका केस चलता है, हियरिंग्स होती है, बहुत सारे ये घटनाएं न्यूज़पेपर सब में आते रहती है। तो ये क्या है, डिस्प्यूट आया, अब उस डिस्प्यूट का रिड्रेसल किया जाएगा। कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। जुडिशरी में हमने आपको बताया, एक तो ट्रेडिशनल जुडिशरी हो गया, एक हो गया आपका अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी। तो द डिस्प्यूट कैन बी कंपनी वर्सेस गवर्नमेंट, द डिस्प्यूट कैन बी पीपल वर्सेस गवर्नमेंट, द डिस्प्यूट कैन बी गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट। कैसे? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। द डिस्प्यूट कैन बी एनी अदर केस, कंपनी इश्यू भी हो सकती है ना। तो कुछ एग्जांपल्स भी आप देखेंगे, जैसे अगर हम पॉलिटिकल डिस्प्यूट की बात करें तो एक तो गवर्नर का इश्यू चला जाता है, या फिर आपने रिसेंट में देखा होगा जो फॉर्मर दिल्ली के सीएम हैं उन सब पर भी केसेस हुई थी। तो वो सब भी डिस्प्यूट्स में ही आता है, हालांकि वो थोड़ा सा पॉलिटिकली एंगल वाला डिस्प्यूट है। लेकिन यहाँ पर जो डीआरएम की बात हो रही है, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की, तो इसमें मेनली हम पीपल के ग्रीवेंसेस को ध्यान में रखकर हम चीजें को स्टडी करने वाले हैं। ओके, और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है भाई, प्रॉब्लम तो हर देश में होती है, अमेरिका में भी या फिर यूरोप में, अफ्रीका में। तो ये एक देश की बात नहीं है, बस ये होना चाहिए कि प्रॉपर वेज या मैकेनिज्म हो टू इंश्योर जस्टिस, चाहे वो एडीआर के माध्यम से हो, चाहे ट्रेडिशनल कोर्ट्स के माध्यम से हो। द अल्टीमेट एम टू डिलीवर जस्टिस टू द पीपल who are facing certain judicial issue or the problems. ओके, अब दूसरा सवाल उठता है कि आखिरकार हमें एडीआर की जरूरत क्यों है? तो भाई उसके कई कारण है, अभी हमने देखा है ना पिछले लेक्चर में, वही तो हम देखते आ रहे हैं। एक तो पेंडेंसी ऑफ द केस है, उसके बाद देखिए अगर ट्रेडिशनल कोर्ट में जाते हैं तो भाई लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर आप कह सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, करप्शन, खूब ज्यादा पैसे ऐंठे जाते हैं, चाहे वो लॉयर हो। तो ये सब भी मुद्दा आता है। तो जो भाई गरीब है, वंचित है, उनको जस्टिस लेने में काफी ज्यादा डिले और काफी ज्यादा असमंजस वाला सिचुएशन उनके अंदर बन जाता है। तो कभी कभी तो लोग जस्टिस का दरवाजा भी नहीं खटखटा पाते हैं। उसके बाद देखिए it all leads to justice denied, violation of B.R. अम्बेडकर्स प्रिंसिपल। जो बाबा साहब अम्बेडकर है उनका तो बेसिक फिलॉसफी रहा है भाई जस्टिस टू ऑल और इक्वलिटी टू ऑल। तो अगर गरीबों को या फिर जो वीकर सेक्शन है उनको न्याय नहीं मिलेंगे टाइमली पर, जबकि इनको काफी ज्यादा जरूरत है असिस्टेंट की गवर्नमेंट के तरफ से, तो अगर ये सब नहीं होगा तो डेफिनेटली हम इक्विटेबल सोसाइटी का निर्माण कभी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद और भी चीजें हैं लाइक फंडामेंटल राइट्स का तो वायलेशन होगा ना। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि भाई
नया से नया मैकेनिज्म हो, कुछ इनोवेशन हो। जुडिशरी में तो आप देखेंगे कि भाई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया जाता है, जो जजेस की संख्या वो सब बढ़ाई जाती है, वो सब एक तरीका तो है ही, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये कुछ नए तरीके हैं जो पहले भी अपनाए गए हैं, लेकिन धीरे 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 जो है मॉडिफिकेशन होता आ रहा है और आगे भी होगा। ओके, सो मैंने आपको बेसिक कंटेक्स्ट बता दिया है। और आप देखिए, द डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर्म्ड इन इंडिया फॉर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, इट कैन बी ग्राम सभा, न्याय पंचायत, लोक अदालत, फैमिली कोर्ट्स, काउंसलिंग सेंटर्स, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ट्रिब्यूनल हो गया, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, इंडियन लेजिस्लेचर ऑन एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म। ओके, तो मेन फोकस ऑलरेडी है कि एक तो न्याय जल्दी से जल्दी मिले, पेंडेंसी कम हो और हमें ट्रेडिशनल कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े। ठीक है, तो इससे हायर जुडिशियरी में भी जो पेंडेंसी बढ़ जाती है, बार बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले जाते हैं, डिस्पाइट कि वो निचले लेवल पर सॉल्व हो सकते हैं, तो वो सब थोड़ा सा कम होगा, इफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके, अब एक सवाल उठता है कि जो एडीआर है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसमें हम करते क्या है, ट्रेडिशनल तरीका जो है उससे अन्य क्या डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पर क्या है कि एक न्यूट्रल पार्टी को अपॉइंट किया जा सकता है। अब न्यूट्रल पार्टी आपके फैमिली में से हो सकते हैं या फिर कोई ट्रेंड पर्सन हो सकता है, जिसको ये ड्यूटी दी गई है कि भाई दो पार्टी में डिस्प्यूट है लैंड को लेकर, ए और बी। ठीक है, अब क्या है कि अब अगर ये दोनों कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं, तो भाई इसके सॉर्ट आउट होने में पता चला 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत जाएंगे, तब भी उनके केस लिस्ट नहीं होते हैं। और इस बीच में कुछ झगड़ा हो गया, होते रहता है, ये सब कॉमन बातें हो जाती हैं अगर लैंड डिस्प्यूट किसी के घर में है तो। ठीक है, तो क्या तरीका हो कि एक ट्रेंड न्यूट्रल मीडिएटर हो, जो मध्यस्थता कराने में एक्सपीरियंस्ड हो, और ये बैठे और दोनों की बात राय विचार सुने कि हाँ भाई आप अपना बताइए क्या इश्यू है, क्या ओपिनियन है, इनके भी सुनेंगे और बेस्ड ऑन दैट एक वेल डिजाइन डिसीजन देंगे कि अच्छा इसका फैसला ये आया है और ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो फिर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई 100% के 100% केस में जो है डिसीजन मान ही लिया जाएगा, कुछ कुछ में विरोध भी होगा, कुछ कुछ लोग डिसीजन को अप्लाई करने से भी पीछे हट जाएंगे। लेकिन चलो ठीक है, 100% नहीं तो कम से कम भाई 30%, 40%, धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा 50%, 60% जा सकता है। तो ये तो अवेयरनेस का खेल है। और दूसरी बात कि हम ट्रस्ट कितना स्टेब्लिश करवा पाते हैं लोगों के अंदर, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाकर, वो भी तो एक मायने रखेगा ना। इट्स लाइक पीपल एंड द अथॉरिटी और द गवर्नमेंट, दोनों का कोलैबोरेशन होगा। अवेयरनेस जनरेट करना है और गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना है एडीआर मैकेनिज्म के माध्यम से। तो कुछ कुछ संवैधानिक प्रोविजंस भी हैं जो एडीआर को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, लाइक आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो भाई लोगों को जस्टिस सीख करने का तो फंडामेंटल राइट्स है ना, अगर डिले हो रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, अगर बेगुनाह को सजा मिल रहा है तो वो भी तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। फिर देखिए आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है, जो कि मैंने ऑलरेडी डीपीएसपी के प्रोविजंस में बताया है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, बस आपको ये ओवरव्यू ध्यान रखना है कि अगर जुडिशियल रिफॉर्म से जुड़े कुछ क्वेश्चंस मेंस में आते हैं तो आप इन सजेशंस को लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है। ओके, तो करंट अफेयर अगर आप विजन का पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक पूरा सेक्शन भी दिया है एडीआर के बारे में, तो हम जब भी करंट अफेयर्स करवाएंगे आपको वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या एडवांटेज है भाई एडीआर का, तो देखिए लॉ कमीशन ने अपने 222nd रिपोर्ट में कुछ एडवांटेज बताया है। लेस एक्सपेंसिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं मैकेनिज्म में अपील का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो अपील नहीं होगा तो फिर केस लॉन्गर टाइम के लिए नहीं चलेगी। उसके बाद फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज लाइक मोर फ्लेक्सिबिलिटी है,
है ना। थोड़ा सा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है थोड़ा नॉर्मल फ्लेक्सिबल रहता है, ताकि आम जनता भी जो है उस रूल्स रेगुलेशन का पालन करे, जो आगे हम देखने वाले हैं। उसके बाद पार्टीज आर फ्री टू डिस्कस देयर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कि भाई किन किन मुद्दे पर मतभेद है और क्या कुछ सजेशंस दिए जा सकते हैं और उसे एक्सेप्ट किया जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, आपने देखा होगा कि अगर लेट्स से कि आपके फैमिली में कुछ डिस्प्यूट हो गया, आ, तो जो आपके नेबर्स हैं, ठीक है, तो कभी कभी नेबर्स की भी मीटिंग हो जाती है, तो वो एक ऑप्शन देते हैं, सजेशन देते हैं कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, है ना। बस इसी को लीगलाइज या लॉ के माध्यम से लागू कर देना, वो हो गया आपका एडीआर। ओके, तो ये बात क्लियर है, आई थिंक सो। उसके बाद देखिए कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप, कि भाई कोई जीता नहीं ना कोई हारा नहीं, फैसला इक्विटेबल हो गया। एंड इम्प्रूव्ड इन्फोर्समेंट, देन ग्रेटर कंप्लायंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, तो जो भी निर्णय आया है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व्स भी बचेंगी। लाइक इसमें देखिए कि जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पीपल टू पीपल इश्यू की बात नहीं है। होता ये है कि कंपनी है भाई, बड़ी कंपनी है, विदेश की कंपनी है, वो इंडिया में इन्वेस्ट की, पता चला एक कंपनी और दूसरे कंपनी के बीच टसल हो गया, तो क्या होगा भाई, उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए, या गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में ही टसल हो गया, तो क्या होगा, तो ट्रेडिशनल कोर्ट जाओ। और पता ही है आपको कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितनी ज्यादा पेंडेंसी है। तो एक तरीका ये होगा कि अगर एक प्रॉपर आर्बिट्रेशन सिस्टम हमारे देश में है या डेवलप हो जाता है, तो वहां ना जाकर इस सिस्टम के पास लोग या कंपनी जस्टिस लेने आएंगे और टाइमली रेजोल्यूशन हो सकेगा डिस्प्यूट का। और सिंगापुर इसका बेस्ट एग्जांपल है। सिंगापुर ने अपने आप को इस प्रकार से विकसित किया है एज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल सिस्टम देयर, कि वहां पर विदेशों से भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाने के लिए कंपनी आती है, और सिंगापुर काफी ज्यादा हाईलाइटेड भी है इस मामले में। तो इंडिया भी विकसित हो सकता है, और फॉरेक्स रिजर्व्स भी आएगा, क्योंकि भाई केस अगर सॉर्ट आउट होगा तो आप मानिए कि पैसे भी तो आएंगे। और या फिर हमारे ही देश के कोई कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो पता चला कि इंडिया में डिस्प्यूट ना रेजोल्यूशन करवा के वो सिंगापुर में चले जाते, तो पैसे जाते भी तो हैं, खर्च भी तो होते हैं, वो पैसे बच सकते हैं ना, ये बात है। लेकिन क्या कुछ लिमिटेशंस है, इस पर हम थोड़ा सा नजर रखते हैं। देखिए लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं है कि भाई ये सब भी सिस्टम है, क्योंकि अब थोड़ा सा नया नया ये आ रहा है, प्रमोट हो रहा है, तो गांव सब में अभी भी अवेयरनेस की कमी है। उनको लगता ही है कि भाई कोर्ट कचहरी में ही न्याय होता है, यहाँ पर तो न्याय होगा नहीं। उसके बाद क्या है कि लॉयर्स भी अवेयर नहीं होते हैं, कहीं कहीं जुडिशियल ऑफिसर्स भी नहीं अवेयर होते हैं। और दूसरी बात यह है कि द गुड फेथ ऑफ द पार्टी, कभी कभी बाइसनेस भी तो आ सकती है, पता चला पैसा खिला दिया, करप्शन का तो मुद्दा हर जगह हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। या फिर जिसको न्यूट्रल हमने अपॉइंट किया, पता चला वो किसी न किसी के रिलेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे पार्टी ए हो चाहे पार्टी बी हो, तो वहां पर भी बाइसनेस आ सकती है। उसके बाद प्रोसेस एंड रिजल्ट पर ट्रस्ट बहुत बार नहीं होता है, पार्टीज को नहीं सेटिस्फाई होंगे तो डिसीजन नहीं मानेंगे, है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। उसके बाद वॉलेंटरी प्रोसेस, लाइक विदाउट म्यूचुअली साइन एग्रीमेंट, पार्टीज को दबाव नहीं बनाया जा सकता कि भाई अपने डिस्प्यूट को एडीआर के माध्यम से सॉर्ट आउट करो। उसके बाद क्या है, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, उस पर भी डाउट होता है। अगर दो पार्टी है तो एक पार्टी के पक्ष में आएगा, एक पार्टी के विपक्ष में आएगा, तो भाई जिसके पक्ष में आएगा वो सहमत हो जाएगा, लेकिन जिसके विपक्ष में आएगा उसको लगेगा भाई मिला हुआ है, पैसे खाया है, चलो अब अपील करते हैं, चलो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है वहां पर भी। इसके बाद है नॉन रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स लाइक एक्सेप्ट फॉर आर्बिट्रेशन, जो कि एक बाइंडिंग डिसीजन होता है। जो अन्य मेथड है एडीआर के, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल के, लाइक मेडिएशन हो गया, ठीक है, कॉन्सिलिएशन हो गया, तो वो एक सक्सेसफुल आउटकम में भी नहीं दे सकता है, क्योंकि जो हमने अभी बताया मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन, ये जो तरीके हैं एडीआर के, तो जो आर्बिट्रेशन है उसमें बाइंडिंग डिसीजन होता है कि भाई एक बार अगर फैसला आ गया है निर्णयकर्ता के द्वारा की तरफ से, तो फिर वो बाइंडिंग होगा। बाकी अन्य जो मैंने आपको बताया उस केस में बाइंडिंग नहीं होता है, तो फिर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हो पाएगी अगर कोई भी जजमेंट या डिसीजन आता है तो।
ठीक है। उसके बाद लिमिटेड स्कोप है, लाइक सिविल मुद्दे पर या फिर इकोनॉमिक केसेस पर जनरली ये जो एडीआर ही वर्क करती है। क्रिमिनल केसेस के मुद्दे पर अभी भी वेल डेवलप नहीं है एडीआर, और जुडिशरी या फिर गवर्नमेंट उतना भी ओपननेस नहीं रखे हैं, खासकर एडीआर को क्रिमिनल केसेस के मामले में। अभी भी वो जुडिशरी, जो ट्रेडिशनल जुडिशरी है, वहीं पर इन सब मुद्दे की सुनवाई होती है। और सबसे ज्यादा जो मुद्दा है, जो केसेस पेंडिंग है, वो क्रिमिनल केसेस ही तो है। हमने लास्ट वीडियो के पीडीएफ में देखा भी था, कुछ डाटा भी डिस्कस किया था। उसके बाद क्या है, नो अपील। हर एक एडीआर के मैकेनिज्म में ऐसा नहीं है कि अपील नहीं किए जा सकते, लेकिन कुछ कुछ जो एडीआर के मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, वहां पर अपील अलाउ नहीं है। ठीक है, जबकि ट्रेडिशनल कोर्ट्स में अपील अलाउ होती है। तो ये भी बात है। अब हम चलते हैं क्या कुछ सुधार किया जाना चाहिए तो स्पीडी एंड सक्सेसफुल एडीआर हो। लाइक ई लोक अदालत हो सकता है, यानी कि जो लोक अदालत ऑर्गेनाइज करी जाती है नालसा के द्वारा, नेशनल लीगल अथॉरिटी सर्विसेज, जो मैंने कल डिस्कस किया था, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो जनता को ट्रेवलिंग नहीं करना पड़ेगा, या फिर रिमोट लोकेशन से ही एड्रेस हो जाएगा केसेस या डिस्प्यूट्स। क्योंकि भाई पार्टीज को ही तो इकट्ठा करने होते हैं, जो पार्टीज हैं, जो डिस्प्यूट्स में है, उनको एक साथ बुलाओ, कॉन्फ्रेंसिंग करवा दो, बीच में जो आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट है वो रहेगा, सजेशन देगा, समाधान होगा। ठीक है, कम से कम शुरुआत तो किया जा सकता है, भले ही अभी फुल्ली डेवलप ना हो, लेकिन शुरुआत किया जा सकता है। ठीक है, एज वेल एज एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ प्री लिटिगेशन। एक होता है लिटिगेशन, एक प्री लिटिगेशन। प्री लिटिगेशन का मतलब ये हुआ कि अभी जो केस है ना, वो कोर्ट में गया नहीं है, पहले ही लोक अदालत या एडीआर के माध्यम से सुनवाई किया जा सकता है। दूसरा होता है लिटिगेशन स्टेज, यानी कि केसेस जो है कोर्ट में पहुंचे हुए हैं और वहां पेंडिंग है। तो लोक अदालत प्री लिटिगेशन स्टेज और लिटिगेशन स्टेज दोनों में सुनवाई कर सकती है, दोनों केसेस को हैंडल कर सकती है। बस ये है कि भाई लिटिगेशन स्टेज जाने से पहले ही उसको एडीआर के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि एडीआर उसे एड्रेस कर ले। तो ये भी एक सजेशन हो सकता है, एंड इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस इन द लिटिगेंट्स, एंड वो फिर एडीआर का रास्ता अपना सकते हैं। फिर देखिए, इसको करियर के रूप में प्रमोट किया जा सकता है। लाइक जो मैंने न्यूट्रल एक्सपर्ट की बात करी, तो एक ट्रेंड आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए जो मध्यस्थता कराने में सक्षम हो। ऐसा नहीं कि भाई डिसीजन दिया और कोई फैसला लेने को तैयार नहीं है, बहुत बार ऐसी इश्यू होती है ना। तो एक ट्रेन प्रोफेशनल होने चाहिए, जैसे लॉयर्स होते हैं हमारे देश में, उस टाइप से इनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि ये निर्णय काफी इफेक्टिव दे, बैलेंस्ड निर्णय दे जो सही है। उसके बाद मेडिटेशन, उन सब की बात ही हो गई। फिर क्वालिटी कंट्रोल भी होना चाहिए, इथिकल स्टैंडर्ड्स, ताकि करप्शन, बेईमानी, अनअकाउंटेबिलिटी ये सब ना रहे। देन एक्सपेंडिंग द स्कोप, लाइक जो भी हमारे देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर स्टेट्स हैं, तो वहां पर धीरे धीरे इन एडीआर मैकेनिज्म की पहुंच बढ़ाई जाए। लाइक हाई कोर्ट के प्रेमिसेस हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रेमिसेस है, तो वहां पर एडीआर के सेंटर्स को खोले जा सकते हैं, ताकि जो लोग हैं इन एडीआर में जाके अप्रोच करे, और समाधान अगर संभव हो तो समाधान भी एडीआर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एटीट्यूडनल चेंज है। उसके बाद अन्य क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एडीआर के लिए डेडिकेट किया जाए। पता चला भाई पंखा ही नहीं है, बैठने के लिए सीट ही नहीं है, तो सुनवाई क्या होगा, है ना। लॉयर्स को स्किलिंग की जानी चाहिए फॉर डीलिंग विद द एडीआर। देन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन अमेंडमेंट बिल भी लाया गया था, और 2021 में इसको इनेक्ट भी कर दिया गया है, टू फिल द लेजिस्लेटिव लैकुना, ये गैप। एंड आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या हैंडल करता है, नाम से ही पता चल रहा है। जो एडीआर के माध्यम से डिस्प्यूट सब सॉल्व किए जाते हैं, भाई उसमें भी तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए। तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, एंड कुछ कुछ क्या सजेशंस बोले गए हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, देन इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी ऑफ द आर्बिट्री अवार्ड्स। एंड एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जो आर्बिट्रेटर है, जो मध्यस्थता कराएंगे, उनको भी तो सुरक्षा की जरूरत है फ्रॉम द लीगल प्रोसीडिंग्स। पता चला कि भाई इसने फैसला दिया और कल को इसी पर केस हो जाएगा, भाई तुमने जो है पैसे लिए हैं और गलत निर्णय दिया है, तो इनको भी तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो ये पूरा हमने एडीआर की बात करी। तो चाहे आपको क्वेश्चन मेडिएशन पर आ जाए, कॉन्सिलिएशन पर आ जाए, या आर्बिट्रेशन पर आ जाए, या फिर ओवरऑल एडीआर पर आ जाए, तब आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हैं। खासकर 7-8 पॉइंट प्रो है, 7-8 पॉइंट अगेंस्ट है, मतलब क्या खामियां हैं उसके बारे में
तो आप बैलेंस करके आंसर्स लिख सकते हैं, दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। बाकी करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं, उस करंट अफेयर्स में भी हम कुछ अगर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, क्रिएटिव सॉल्यूशन है, तो उसको भी बताने का प्रयास हम करते हैं। तो अगर हम बात करें वे फॉरवर्ड, अच्छा ये तो हो ही गया भैया, कितना वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, लोक अदालत। कल शायद मैंने लोक अदालत की बात करी थी, कौन ऑर्गेनाइज करता है याद करें, जो आपके नालसा होते हैं, नेशनल अथॉरिटी लीगल सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत जो अथॉरिटी बना गया है, नेशनल अथॉरिटी लीगल सर्विसेज वाला, और फिर वो ओवरऑल मॉनिटरिंग करती है बाकी जो स्टेट लेवल पर जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट लोक अदालत। ठीक है, ये मैंने कल डिस्कस किया है। तो लोक अदालत में क्या है, लोक अदालत में नाम से ही पता चल रहा है कि पीपल्स कोर्ट, एंड ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पर आधारित है। तो इसमें क्या होता है कि भाई पार्टीज को बिठा के नेगोशिएशन, मेडिएशन, कॉन्सिलेशन के माध्यम से डिस्प्यूट्स को सेटल करवाने का प्रयास किया जाता है, और ट्रेडिशनल कोर्ट्स में जाने से प्रिवेंट हो सके, उससे पहले ही सॉल्यूशन हो जाए। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहता है। बाकी देखिए, फर्स्ट लोक अदालत कैंप ये आपका 1982 में ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात में। अब बात करते हैं कि जरिडिक्शन क्या है लोक अदालत की। तो सिविल केसेस या सिविल डिस्प्यूट में तो जरिडिक्शन है ही, लेकिन क्रिमिनल केसेस में थोड़ा लिमिटेड जरिडिक्शन है। ठीक है, क्योंकि भाई क्रिमिनल केसेस काफी सेंसिटिव होते हैं, लाइक मर्डर का केस हो गया, सेक्सुअल वायलेंस का केस हो गया, तो भाई ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इतनी भी ज्यादा इनको अभी इंपावरमेंट नहीं दी गई है, पावर नहीं दी गई है कि काफी ज्यादा हाई हाई इशूड मैटर्स पर ये निर्णय दें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और दूसरी बात मैंने आपको बताया, कोर्ट में केस जाने से पहले या फिर कोर्ट में केस चला गया है लेकिन पेंडिंग है, अभी उसकी सुनवाई नहीं हुई है, तो उन केसेस पर ये सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को ये लगता है, मतलब जो पार्टी है डिस्प्यूट्स के, उनको ये लगता है कि भाई कोर्ट में लंबा चलेगा, इसलिए कोर्ट से उस केस को निकाल के लोक अदालत के पास दे देते हैं, तो थोड़ा जल्दी सुनवाई हो जाएगा। कम से कम लोग एक चांस तो लेंगे ना, अगर सहमति बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो फिर तो अल्टीमेटली कोर्ट में जाना ही है। ओके, कौन से केस ये हैंडल करते हैं, शादी ब्याह के केस हो गए, फैमिली डिस्प्यूट हो गया, लाइक जमीन जायदाद वाला विवाद हो गया। क्रिमिनल में क्या है, नॉन सीरियस नेचर का केस, कंपाउंडेबल का मतलब ही होता है नॉन सीरियस वाला। ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल मतलब जिस पर हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, यानी कि मोस्ट सीवियर और सीरियस केस। बाकी देखिए, ऑफेंसेस विच आर नॉन कंपाउंडेबल दैट इज सीरियस इन नेचर, मैंने आपको बताया है, फॉल्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ लोक अदालत। तो एक सजेशन लिख सकते हैं कि भाई जो लोक अदालत है उसको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, एम्पावरमेंट किया जाना चाहिए, ताकि कम से कम कुछ कुछ जो केसेस हैं, पूरा नहीं, क्योंकि भाई पूरा देने का मतलब है कि इस पर ही बर्डन आ जाएगा, और उतनी ज्यादा ये अभी कैपेबिलिटी इनकी डेवलप नहीं हुई होगी, क्योंकि पूरा सिस्टम चाहिए ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चाहिए, फिर भाई ट्रायल्स अगर करवाना है तो पूछताछ होता है, तो वो इनके पास वो मैकेनिज्म नहीं है, तो इसीलिए ये सीरियस नेचर के क्रिमिनल केसेस ये सब नहीं हैंडल कर सकते। लेकिन जो हल्का फुल्का वाला है, ठीक है, जैसे चोरी चकारी वाला इश्यू है, तो वो हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो देखिए आप, जो आपका लोक अदालत है उसको स्टेट्यूटरी स्टेटस मिला ही है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत। और कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो मैंने आपको बताया स्टेट के लेवल पर है तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुक के लेवल है तो तालुक लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये लोक अदालत ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मकसद वही है, ऑब्जेक्टिव वही है, टू इंश्योर इंक्लूसिव जस्टिस। एक कीवर्ड यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इंक्लूसिव जस्टिस। ओके, चलिए चलते हैं अब आगे। तो मेंबर्स कौन होंगे, तो मेंबर्स में आप देखिए, जो लोक अदालत के सदस्य कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, जो कि चेयरमैन होंगे, मतलब जो चेयरमैन होंगे वो जुडिशियल ऑफिसर ही होंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के उसको बैठा दो, ऐसा नहीं भाई, केसेस है ना, तो जुडिशियल ऑफिसर होंगे, ए लॉयर यानी कि एक लॉयर होंगे जो एडवोकेट होंगे, उसके बाद सोशल वर्कर भी होंगे। क्या पावर है, सिविल कोर्ट का पावर ही नहीं दिया गया है, लाइक लोक अदालत हैव सेम पावर्स एज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीआरपीसी को अभी किससे रिप्लेस किया गया है, थोड़ा नाम बताइए, सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, तो किसको किससे रिप्लेस किया गया है, थोड़ा सा आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ कुछ सवाल अगर हम पूछते हैं तो आप उसे जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक खास बात यह है कि नो अपील से लाई टू एनी कोर्ट अगेंस्ट द अवार्ड गिवन बाय द लोक अदालत, ये खास बात है और प्रीलिम्स में पूछा गया है। ये प्रीलिम्स में ये
भी पूछा गया है, लोक अदालत हैव सेम पावर्स एज लाइक द सिविल कोर्ट, और ये पॉइंट भी उठाकर पूछा गया है कि भाई अपील नहीं की जा सकती इनके फैसले के ऊपर। ओके, देन वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द लोक अदालत क्या है कि भाई जो नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स है बिटवीन डिफरेंट पार्टीज कैन बी सेटल इन वन गो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। यानी कि लेट्स से कि दो पार्टी के बीच 5 डिस्प्यूट चल रहा था, जमीन का चल रहा था, कोई शादी विवाह का चल रहा होगा, तो उन सबको एक साथ एक ही सेशन में एड्रेस किया जा सकता है। जबकि ट्रेडिशनल कोर्ट में क्या होता है, एक केस है उसकी सुनवाई होगी, फिर दूसरे सेशन में दूसरे केस की सुनवाई होगी, तो ऐसे में टाइम ज्यादा लगता है। जबकि इस मीडियम के माध्यम से, इस मेथड के माध्यम से टाइम बच सकता है। फिर एक है मोबाइल लोक अदालत का कंसेप्ट। मोबाइल लोक अदालत मतलब आप जुडिशरी के पास मत पहुंचिए, जुडिशरी आपके पास पहुंच रही है। जगह जगह लोकेशन पर लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है, नेगोशिएटर्स रहते हैं, तो वो डिस्प्यूट्स को सुनते हैं और फिर सजेशन देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी अच्छा कंसेप्ट है और इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिंग द जस्टिस एट डू स्पोर्ट, तो इसका मतलब क्या है, इंक्लूसिव जस्टिस कैन बी डिलीवर्ड। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है विदाउट एनी इश्यू। और अगर अच्छा लग रहा है आपको लेक्चर इनिशिएटिव, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप आ गए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर किया होगा आपने, बस एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए, और आप अपने इशू को, डाउट को कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ग्राम न्यायालयाज। ओके, तो ग्राम न्यायालयाज का मतलब ही है भाई, ग्राम जो गांव है ना, वहां पर एक न्यायालय यानी कि जुडिशरी को स्टेब्लिश किया जाता है, ताकि जो भी लोकल इश्यूज हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, सिविल मुद्दे, उसको हैंडल किया जा सके। फैमिली इश्यूज भी हो सकता है। तो कैसे इवोल्यूशन हुआ है ग्राम न्यायालय का, तो आप देखिए 114th रिपोर्ट इन्होंने ग्राम न्यायालय के इस्टेब्लिशमेंट की बात करी थी, और साथ के साथ ये भी बोला था कि क्या बेनिफिट होगा इससे, तो एसेसिबल जस्टिस डिलीवरी टू द मार्जिनलाइज सेक्शन, या फिर रिमोट एरियाज में जो रह रहे हैं, जहां जो हायर कोर्ट्स की एसेसिबिलिटी है, लिमिटेड है, नहीं जा सकते, वो कनेक्टिविटी का इश्यू है, तो कम से कम ग्राम न्यायालय जो स्टैब्लिश होके ये इश्यू दूर की जा सकती है। बाकी देखिए जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो 50% तक कम हो सकते हैं इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये भी बोला गया था। हालांकि सच्चाई कुछ और है। अभी भी आप देखिए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में 4 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केसेस, सबसे ज्यादा तो यहीं पर है, सबऑर्डिनेट में ही है। तो इसका मतलब दो चीज हो सकता है, या तो ग्राम न्यायालय जो है वो ज्यादा स्टेब्लिश नहीं हुए हैं, या फिर इफेक्टिव मैकेनिज्म है ही नहीं ग्राम न्यायालय के माध्यम से जस्टिस को देने का। लोग ट्रस्ट नहीं करते होंगे, बहुत बातें हैं, तो इसकी रिव्यू होनी चाहिए भाई। जैसे लोक अदालत हो गया और ग्राम न्यायालय हो गया, आगे हम फैमिली कोर्ट्स भी देखेंगे, तो जो भी हम देख रहे हैं ना, आपको याद रहना चाहिए एक कीवर्ड, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, कि भाई हमने स्टैब्लिश कर दिया, अब वो सही काम कर रहा है या नहीं, क्या खामियां है। जैसे जीएसटी जब आई तो शुरुआत में बहुत सारी खामियां निकली, तो धीरे धीरे उसका रिव्यू होता चला गया कि भाई यहाँ कमी है, यहाँ गैप है, यहाँ लूप होल्स है, तो उसको एड्रेस करो। तो ये सिस्टम यहाँ पर भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1947 का ग्राम न्यायालय बैठा हुआ है, वही प्रोविजन, वही नियम, वही कानून, और समय इतना आगे आ गया है और कुछ भी चेंज नहीं, तो हम प्रोग्रेसिव नहीं हो पाएंगे। हम टाइम के अनुसार कंधे से कंधा मिलाकर रिफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे देश की। हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ख्याल हमारे पीछे वाले ही है, और दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रोड ब्लॉक फॉर द डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 जो लाया गया, मतलब ये जो रिकमेंडेशन है ना, उसको 2008 के माध्यम से स्टेट्यूटरी स्टेटस दे दी गई, और इसके माध्यम से उम्मीद की जा रही थी कि 5000 ग्राम न्यायालय को सेटअप किए जाएंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए फंड भी एलोकेट किया गया था। ठीक है, क्या कुछ फीचर्स हैं, तो एक तो मोबाइल कोर्ट्स होगा, जगह जगह ये लोकेशन बदलता रहेगा, ताकि जिन जिन जगहों पर जस्टिस की नीड है, केसेस ज्यादा हैं या फिर कम भी है, फिर भी वहां पर सेशन लगा दिया जाता है। एंड इट विल बी प्रिसाइडेड बाय न्यायाधिकारी, यानी कि जुडिशियल ऑफिसर, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक आप देखेंगे कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है या तो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, या फिर जो आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उसमें गवर्नर करते हैं विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन ग्राम न्यायालय में जो अपॉइंटमेंट होता है जज का, तो वह स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट।
क्या पावर्स हैं? तो देखिए सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स दोनों का पावर है, एंड ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सिविल केस या ऑल ऑफ द क्रिमिनल केस ये हैंडल करेंगे, कुछ लिमिटेड केसेस ही हैंडल करते हैं, वो शेड्यूल्स में मेंशन है, बट ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एम क्या है, फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर द रिकंसिलिएशन व्हिच इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, लाइक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स को बिठा के फिर फैसला होता है। बट एक खास बात ये कि इट इज नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द एविडेंस, यानी कि एक होता है ना कि भाई भारतीय साक्ष्य एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो अभी है, जो रिप्लेस हुआ इंडियन एविडेंस एक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद सबूत पर पूरा एकदम डिस्कशन होगा, तब जाके फैसला सुनाया जाएगा। तो ये इसमें प्रोविजंस एक्सक्लूडेड है, ठीक है। सब्जेक्ट टू द रूल्स फ्रेम्ड बाय द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स एंड गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है भाई उस हिसाब से, ओके। फिर अपील की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया जा सकता है अगर सिविल केस है, और सेशन कोर्ट में अपील किया जा सकता है अगर क्रिमिनल केस है। और फिर देखिए कहां पर ये स्टेब्लिश किया जाएगा, तो जो भी पंचायत है ना एट द इंटरमीडिएट लेवल या ब्लॉक लेवल, तो वहां का जो हेडक्वार्टर है वहां पर इसको स्टेब्लिश किया जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट जो फीचर्स है उसके बारे में। उसके बाद हम चलते हैं रीजन फॉर द पुअर फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम न्यायालय। मैंने आपको बताया ना, जो भी हम देख रहे हैं लोक अदालत या फिर ग्राम न्यायालय, इन सब के प्रोज एंड कॉन्स हमें देखना है, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं लिख के आने होते हैं, उसकी कमियां भी लिखनी होती है। और आप कुछ अलग आइडियाज आपके पास है तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू, ठीक है। तो क्या रीजन है फॉर द पुअर फंक्शनिंग? एक तो ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन हो जाता है, लाइक एक तो रेगुलर कोर्ट्स हैं तालुका लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहां पर भी केस चला गया, या फिर जो आपके ग्राम न्यायालय सेटअप होते हैं वहां पर भी वो वहां पर केस नहीं सुना तो ग्राम न्यायालय में सुना जाएगा, या फिर ग्राम न्यायालय में सुना, संतुष्टि नहीं है तो वहां चले गए, ये सब भी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिया और बोला कि ग्राम न्यायालय सेटअप होने चाहिए, लेकिन पावर किसके पास है सेटअप करने की? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, सबको लगता है भाई पैसे खर्च होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करना पड़ेगा, इसलिए उतना ज्यादा ये फोकस करते नहीं है। आप देखिए द स्लो पेस ऑफ फंड यूटिलाइजेशन अंडर द स्कीम ड्यू टू द लैक ऑफ प्रपोजल्स फ्रॉम द स्टेट कि वो ग्राम न्यायालय सेटअप करें। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की भी कमी, ये तो जुडिशियरी के प्रॉब्लम ही मैंने आपको बता दिया, लाइक शॉर्टेज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द नोटरीज, स्टैम्प वेंडर्स, इन सब की कमी। और इसके कारण भी कभी कभी आप देखेंगे कि जो ग्राम न्यायालय को अपना काम करना होता है तो इफेक्टिवली काम नहीं करते। फिर है लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, लिटिगेंट्स, लॉयर्स, पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन द केस रेजोल्यूशन। तो क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? एक तो मास अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, उसके बाद परमानेंट ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश कर दिया जाए, लाइक इन एवरी पंचायत, मेकिंग न्यू जुडिशियल ऑफिसर्स मैंडेटरी टू सर्व इन इट। तो इससे क्या होगा कि जो ग्राम न्यायालय है वो ट्रेडिशनल कोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, यहाँ पर भी फैसला होगा, यहाँ पर भी केस की सुनवाई होगी, तो लोग अवेयर भी होंगे। अब ठीक है। उसके बाद कैडर ऑफ ग्राम न्यायाधिकारी, चेंज इन द वर्किंग पैटर्न, लाइक द जुडिशियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विल हैव बीन कंप्लीटली मिशन टू एस्टैब्लिश ग्राम न्यायालय। तो भाई जिस जिस राज्य में जिस जिस जगह पर जहां पर नीड है ग्राम न्यायालय की, उसको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए ना। बाकी अन्य मेजर्स की बात करें तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करो, सेपरेट बिल्डिंग्स इनको एलोकेट किया जा सकता है, और जो भी न्यायाधिकारी होंगे जो चेयर करेंगे तो उनको लोकल लैंग्वेज भी पता हो, ताकि अगर केस लोकल लेवल का है तो हो सकता है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज या हिंदी नहीं जानते होंगे, तो रीजनल लैंग्वेज में भी केस को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा सजेशन है, ओके। तो यहाँ तक हमने फास्ट फॉरवर्ड तरीके से तेजी तेजी से डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, जो भी समझने का कंसेप्ट था हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो डोंट वरी, एक एक पॉइंट वैसे भी आपका कवर हो रहा है, बस आपको कीवर्ड पर फोकस चलते चलना है कि इन कीवर्ड्स को आपको यूज करना है, इन पॉइंट्स को यूज करना है जुडिशियल रिफॉर्म्स का अगर क्वेश्चन आता है तो। अब चलते हैं हम ट्रिब्यूनल्स के टॉपिक पर। ये भी आपका एक प्रकार से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ही है, दैट इज like outside from the traditional court like Supreme Court or High Court,
और ओरिजिनल संविधान में ये ट्रिब्यूनल्स वैसे एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन बाद में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए ट्रिब्यूनल्स को इनेबल करने के लिए। तो क्या कुछ है वो हम डिस्कस करेंगे, देन ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। देयर विल बी this last topic and then we will be discussing about Tribunals Reforms Act 2021 and ultimately we will be concluding the session. Okay, तो देखिए जब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स की तो इसको संविधान के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है पार्ट 14A को इनकॉर्पोरेट कर। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो दो आर्टिकल ट्रिब्यूनल से जुड़े हुए हैं, एक तो है आपका आर्टिकल 323A और दूसरा है आपका 323B। फिर आप पूछेंगे सर दो दो आर्टिकल्स क्यों, तो एक्चुअली एक जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को हैंडल करेगा, लाइक कोई भी ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उस पर कोई करप्शन का केस है या फिर ट्रांसफर से रिलेटेड केस है, तो उन सब मुद्दों को हैंडल किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से। और जो 323B है वो बेसिकली अन्य मैटर्स के लिए, अन्य डिस्प्यूट्स के लिए ये ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दे में क्यों रहा, न्यूज में क्यों रहा, देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स वाला पार्ट आ गया, इसलिए मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के माध्यम से न सिर्फ आपका स्टैटिक क्लियर होगा बल्कि करंट अफेयर्स का भी मुद्दा क्लियर होता चला जाएगा। तो आप देखिए, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसी। वो गवर्नमेंट को दिशा निर्देश नहीं दे सकती कि भाई आप ये पॉलिसी लाओ, इस मुद्दे पर पॉलिसी लाओ। ये बेसिकली हायर जुडिशरी को ही अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ओके, बाकी अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल की तो ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है, क्योंकि बेसिक से हम करते चले जा रहे हैं। क्वासी जुडिशियल, क्वासी मतलब क्या भाई, कंप्लीट इनको जुडिशियल फंक्शन नहीं है, लेकिन हाँ जुडिशियल फंक्शन दी गई है, फैसला निर्णय ये ले सकते हैं। तभी तो आप देखें यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकती टू फ्रेम द पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट इनके पास पावर नहीं है। ठीक है, क्वासी फेडरल, क्वासी जुडिशरी, ये सब कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसे एस्टेब्लिश करने का, वही गिनी चुनी बातें, मतलब घिसी पिटी बातें, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव, डिसेंट्रलाइज्ड डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम इन वेरियस मैटर्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट। ठीक है, जैसे ये मैंने जो अदर मैटर्स वाले के लिए बोला था ना, तो इट कैन बी लाइक टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट। ठीक है, कोई वाटर डिस्प्यूट्स भी हो सकता है, तो देयर इज नो इश्यू। बाकी देखिए जो आर्टिकल 323A के अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे पार्लियामेंट की तरफ से, और जो 323B के अंतर्गत पावर दिया गया है वो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों को दिया गया है। और एक खास बात यह है कि 323A वाले में कोई हायरार्की नहीं है, ऊपर से नीचे वाला जैसे हम देखते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, वो यहाँ पर नहीं है, जबकि आर्टिकल 323B के अंतर्गत वाले में हायरार्की क्रिएट किए जा सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द एडवांटेज ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। तो सिंपल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइक रिजिड रूल्स को पालन करने की जरूरत नहीं है, लाइक सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो कहीं कहीं पर रिबेट भी मिला है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर भी लागू हो जाता है कि भाई ये इस प्रिंसिपल्स पर काम करेंगे। तो आप समझिए कि ये जो थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, तो इससे क्या है कि थोड़ा सा जो डिसीजन है वो फास्ट हो जाएगा। नहीं तो एक बात ये होती है कि भाई एविडेंस लेकर आओ, संतुष्टि नहीं मिली और लेकर आओ, ठीक है, फिर आप सोचेंगे कि भाई बिना एविडेंस के कैसे काम होगा, फिर तो वो पूरा मैकेनिज्म होता है तो इंश्योर कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि भाई केस आ गया और बिना वेरिफिकेशन के ही फैसला या जजमेंट दे दिया जाएगा, वो प्रॉपर मैकेनिज्म स्टैब्लिश है, उसकी चिंता आप ना करेंगे। फिर देखिए रिलीफ टू अदर कोर्ट्स, इट कैन डिक्रीज सम ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द केसेस, लेस एक्सपेंसिव है, लीगली बाइंडिंग डिसीजन होता है, लाइक इट हैज सेम पावर एज अ सिविल कोर्ट, इशूइंग समन्स कि भाई तुम हाजिर हो, विटनेस को भी अलाउ करता है टू गिव एविडेंस एंड इट्स डिसीजन इज लीगली बाइंडिंग एंड अपील किया जा सकता है। फिर देखिए टेक्निकल एक्सपर्टीज भी, लाइक एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट किए जा सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर, लाइक वुमेन का कोई केस आ गया, ठीक है, तो उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी भी बैठाई जा सकती है ताकि ब्रॉडर एंड कम्प्रिहेंसिव सजेशन दिए जा सके इन कमेटी के द्वारा टू द अथॉरिटी, टू द जज। ओके, तो इससे जस्टिस जो है वो तर्कपूर्ण होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। बट कुछ कंसर्न्स भी है, लाइक अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल मेंबर्स दोनों होते हैं, जबकि सेपरेशन ऑफ पावर में क्या है, ट्रिब्यूनल जो है तो ये फैसला देने वाला काम करते हैं ना, बट ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स, तो इट कैन लीड टू द वायलेशन ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देन अंडरमाइनिंग द जुडिशियल अथॉरिटी। अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है, मतलब दो पार्टीज हैं
वो इन्वॉल्व है उस केस में, ठीक है। तो मान के चलिए कि भाई एक जो पार्टी है तो ये केस फाइल किया, पता चला कि इसी के रिलेशन में कोई जज है, तो कन्फ्लिक्ट आ गया ना कि भाई फैसला फिर बायसनेस हो सकती है। या फिर ये भी देख लीजिए आप, जो अपॉइंटमेंट कर रही है कौन कर रही है, एग्जीक्यूटिव कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। और जो इसमें केसेस मेनली फाइल किए जाते हैं लिटिगेशन वाले केसेस, तो वो भी एग्जीक्यूटिव ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए लैक ऑफ ऑटोनॉमी, लाइक इट ऑपरेट्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। देन लो ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीजिंग पेंडेंसी, लाइक एवरेज पेंडेंसी अगर देखा जाए तो 3.8 ईयर्स है, हाई कोर्ट में पेंडेंसी 4.3 ईयर्स है। तो फिर फायदा क्या जब आपका 4 साल, मतलब इसको 4 साल ही मानेंगे ना, तो कोई भी डिसीजन 4 साल में ऑन एवरेज होता है, कोई कोई केस में तो 7-8 साल भी हो सकता है क्योंकि ये एवरेज है। उसके बाद ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन, लाइक ट्रिब्यूनल्स वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत फंक्शन करती है, डिपार्टमेंट के अंतर्गत फंक्शन करती है, क्रिएट्स कंफ्यूजन। देन डिलेड अवार्ड्स, इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि ये क्रिएट हुआ था 1990 में, एंड इस डिस्प्यूट के फैसले 2007 में आए थे, और अभी भी इस मुद्दे पर क्लियर फैसला नहीं है। या फिर यूं कह सकते हैं कि कभी भी जो पार्टीज हैं या स्टेट इन्वॉल्व है इन दिस डिस्प्यूट वो कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। और मेनली कौन पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, तो तमिलनाडु और जो आपका कर्नाटका, ठीक है। तो ये है, तो वे फॉरवर्ड क्या हो भाई, लॉ कमीशन ने कुछ सजेशन दिया, लाइक जो ट्रिब्यूनल सिस्टम के वर्किंग कंडीशन है उसको सुधारा जाए। क्वालिफिकेशन ऑफ जज, यानी कि जो जज की नियुक्ति होगी ट्रिब्यूनल में, तो ये इंश्योर किया जाए कि भाई हायर जुडिशियरी के जज हो, लाइक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं कोई भी, मतलब एक ट्रस्टेड। उसके बाद अपॉइंटमेंट में क्या है कि एक नोडल एजेंसी हो अंडर द लॉ मिनिस्ट्री, जो अपॉइंटमेंट में ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट में, जज के अपॉइंटमेंट में यूनिफॉर्मिटी लाए, एंड सर्विस कंडीशन में भी। फिर है वैकेंसी, अगर वैकेंसी होती है जजेस की तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, चाहे वो 6 मंथ हो 3 मंथ हो, वैकेंसी फिल किया जाए। उसके बाद जो मेंबर्स के सिलेक्शन किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से किसी को भी बिठा दिया है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो, सिलेक्शन कमिटी हो जो रिकमेंड करे, और फिर तब जाके मेंबर्स को ट्रिब्यूनल्स में चुना जाए। जैसे आप देखते हैं ना जो लोकपाल है उनको चुनने के लिए कमिटी होती है, रिकमेंड करती है, तब जाके प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करते हैं। तो उस टाइप की बात बोली जा रही है, ठीक है। लाइक सो दैट मिनिमम इन्वॉल्वमेंट हो गवर्नमेंट एजेंसी का, सेपरेट सिलेक्शन कमेटी फॉर बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। टेन्यूर की बात करें तो चेयरमैन का टेन्यूर 3 ईयर्स या फिर 70 साल होना चाहिए, वाइस चेयरमैन या मेंबर्स का 3 and 67 ईयर्स होना चाहिए। ये 67 क्यों रखा जाता है जानते हैं, ताकि बाद में यही जो मेंबर्स है ना वो चेयरमैन बन सके, इसलिए किया जाता है। तो आप देखेंगे हाई कोर्ट में भी जो एज लिमिट होता है वो कम होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के कंपैरिजन में, ताकि हाई कोर्ट से प्रमोट होकर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सके, ऐसी बातें हैं। ओके, फिर एसेसिबिलिटी देखिए, लाइक जो भी ट्रिब्यूनल्स के बेंचेज है उसको डिफरेंट लोकेशंस पर इस्टेब्लिश किया जाए, सो दैट जो रिमोट एरियाज है जहां पर अभी भी प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कम से कम ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। उसके बाद ये जो ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अलाइन होने चाहिए, यानी कि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। ऐसा ना हो कि भाई इनके जो जजमेंट है वो फाइनल हो, बाइंडिंग हो। वैसे ऐसा होता नहीं है, अपील का तो ऑप्शन रहता ही है कुछ कुछ जगहों पर, जैसे हमने लोक अदालत देखा था तो उसमें अपील नहीं अलाउड है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स के फैसले को अपील किया जा सकता है, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है आपको। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है एडीआर मैकेनिज्म को, तो धीरे धीरे रिफॉर्म्स भी लाया जा रहा है और जो भी कमी है उसको भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो एक्ट बन ही गया है, अब क्या है, क्या कुछ फीचर्स है। तो वैसे इसमें आपको थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन दिखेगा, जो कुछ पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी गई है, लाइक क्वालिफिकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर्स, इनके जो सर्विस टर्म्स है, क्वालिफिकेशन, रिमूवल, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। और जो सर्च एंड सिलेक्शन कमिटी है, और इसमें जो चेयरपर्सन एंड मेंबर्स है दे शैल बी सिलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। तो ये जो ऊपर रिकमेंडेशन की बात हमने करी थी वो आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है।
फिर देखिए सिमिलर लाइंस पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स विल हैव देयर ओन सर्च एंड सिलेक्शन पैनल, ओके, एंड जो भी रिकमेंडेशन इस सिलेक्शन कमेटी से आएगा कि अपॉइंट होना चाहिए, किसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए, तो इस पर 3 महीने के भीतर भीतर डिसीजन हो जाए। रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया जाना है तो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दे। उसके बाद अगर बात करें एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऑफिस की, तो 4 ईयर टेन्यूर ट्रिब्यूनल्स मेंबर के लिए, और मैक्सिमम एज 70 ईयर्स फॉर द चेयरपर्सन एंड 67 ईयर्स फॉर द अदर मेंबर्स। वो ऊपर वाली बात ही रिपीट हो रही है। फिर देखिए यूनिफॉर्म कंपनसेशन इन रूल्स की बात की गई है, एंड इट ऑल्सो अलाउज फॉर द रिमूवल ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर्स। बट कैसे रिमूव किया जा सकेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिमूव करेगी, बट ऑन द सजेशन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, तो उसके सजेशन पर। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने मनमाने तर्ज पर डिसीजन लेगी, प्रॉपर एक कमेटी होगा जो सुझाव देगा अपॉइंटमेंट के लिए भी और रिमूवल के लिए भी। तो थोड़ा सा जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसमें थोड़ा आपको कंप्रीहेंसिवनेस देखने को मिल रहा होगा, विच इज ए वेरी गुड साइन, ओके। तो ये हमने देखा। अब हम चलते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो कि हमारा लगभग लास्ट टॉपिक भी है, and then we will move to the online dispute redressal mechanism and challenges associated with it, then we will end the session। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में बहुत सारे रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। तो जब भी पानी की क्राइसिस होगी, जो कि अब दिख भी रहा है, खासकर सदर्न स्टेट में पानी की क्राइसिस है ना, वहां पर पेरेनियल रिवर तो नहीं है, सीजनल ही है। बरसात होती है तो पानी रिवर्स में फिलअप होता है, तब जाके वो क्रॉस करती है और डैम में स्टोर किया जाता है। लेकिन पॉपुलेशन भी तो है, कंजम्पशन भी तो है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, अन्य पर्पज के लिए, इंडस्ट्री के लिए वाटर को यूटिलाइज किया जाता है। तो ऐसे में वाटर क्राइसिस होना आम बात है, खासकर सदर्न स्टेट में। इसलिए हम देखेंगे कि सदर्न स्टेट में ही ज्यादातर आपको वाटर डिस्प्यूट्स वाला मुद्दा दिखता है। तो उसके इश्यूज को जो संविधान सभा है वो आसानी से समझ पा रही थी, इसलिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का प्रोविजन हमारे संविधान में ऐड किया गया, ओके। और पार्लियामेंट को इसमें काफी ज्यादा पावर है, एंड बेस्ड ऑन दैट टाइम टू टाइम पार्लियामेंट में कुछ एक्ट्स भी लेकर आए हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो कि हम देखेंगे। फिर अगर अभी हम बात करें करंट कंटेक्स्ट की, तो यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अप्रूव किया है टू द कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 अंडर द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये पार्लियामेंट ने ही बनाया है, ठीक है। इसी एक्ट के तहत पार्लियामेंट को एम्पावर है कि वो ट्रिब्यूनल बना सकते हैं फॉर रिजॉल्विंग द वाटर डिस्प्यूट, सेपरेट ट्रिब्यूनल। जैसे कावेरी का अपना सेपरेट है, कृष्णा के लिए अपना सेपरेट है, फिर कभी कोई अन्य रिवर डिस्प्यूट होगी तो उसके लिए भी सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, ओके। तो क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसे देखिए। आर्टिकल 262 की बात करें तो इसमें कुछ बातें बोली गई हैं, लाइक पार्लियामेंट बाय लॉ ये इंटरस्टेट अगर डिस्प्यूट है तो उसके डिस्प्यूट के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल ऑफ वाटर ऑन द इंटरस्टेट रिवर। उसके बाद देखिए ये जो कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दिया गया है, इसमें यह भी बात बोली गई है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को एक्सक्लूड कर सकती है या फिर किसी अन्य कोर्ट लाइक हाई कोर्ट को भी एक्सक्लूड कर सकती है टू इंटरफेयर इन दिस इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट मैटर, ओके। तो इसका कारण क्या है, जरूर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्यों एक्सक्लूड करने की बात की गई, ताकि ये जो डिस्प्यूट्स है ना वो मल्टीपल स्टेज पर जाके अटक ना जाए, तो थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी रहेगी, तो देर आर हायर चांसेस कि इन्फोर्सबिलिटी की मजबूत होगी। यही बेसिक पर्सपेक्टिव था। बाकी अगर आर्टिकल 246 की बात करें तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन यूज ऑफ वाटर विद इन स्टेट, जो कि स्टेट लिस्ट में आता है। साथ के साथ अगर इंटर स्टेट वाटर की बात आएगी, क्योंकि इंटर स्टेट हो गया, मोर देन 100 स्टेट हो गया, तो इसको गवर्न कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। इसका मतलब ये सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में आएगा। और देखिए जब यहाँ पर बोला गया कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है, तो पार्लियामेंट ने कानून भी बनाया। एक तो रिवर बोर्ड एक्ट 1956 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश भी किया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न टू एडवाइज देम। उसके बाद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 जो डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन की बात करता है रिलेटेड टू वाटर इन द इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज, ओके। तो ये पूरा मुद्दा था। हालांकि ज्यादा डिटेल में इस मुद्दे पर इस पीडीएफ में चर्चा करी नहीं गई है। और यहाँ से एक जो अच्छा क्वेश्चन आता है कि भाई लंबे समय से ये जो
रिवर वाटर डिस्प्यूट है वो चलती आ रही है, डिस्पाइट कि देयर आर मैनी मैकेनिज्म प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रॉम द गवर्नमेंट जो सॉर्ट आउट करने के लिए स्टेब्लिश की गई है, बट ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में आप एनालाइज करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी गए हैं पास्ट में। अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये कुछ नया कंसेप्ट है, जब से इंटरनेट की दुनिया आई है और जब से डिजिटाइजेशन, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड रिमोट जस्टिस ये सब का कंसेप्ट विकसित हो रहा है, तब से आपका ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कंसेप्ट भी आ रहा है। नाम से ही क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, आजकल आप देखेंगे कि लोन लेना है तो आप ऑनलाइन वेरियस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अब तो ट्रेडिशनल बैंक्स भी डिजिटल माध्यम से लोन प्रोवाइड करने का प्रयास करती है, या फिर अगर आपको बैंक अकाउंट खुलाना है तब भी आपको ऑनलाइन मैकेनिज्म से ही बैंक खुल जाता है, बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका पूरा वेरिफिकेशन कर लिया जाता है, ये सब है ना। तो जब ये इन फील्ड में हो रही है, बैंकिंग में हो रही है, फाइनेंसेस में हो रही है, तो फिर जुडिशियल सेक्टर में क्यों ना हो। तो उसको भी धीरे धीरे इनेबल किया जा रहा है, हालांकि अभी शुरुआती फेज है, अभी समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं अगर हम जुडिशियल सेक्टर की बात करें तो। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाएंगी वो चीजें इंप्लीमेंट होती चली जाएंगी। तो कम से कम इसमें ये सजेशन किया जाता है कि जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, छोटे छोटे मुद्दे, छोटे छोटे वैल्यू के केसेस, उनकी तो सुनवाई की जा सकती है डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ताकि स्पीडी जस्टिस हो, लोगों को भाग दौड़ ना करना पड़े बार बार जुडिशरी के पास, भाई डेट एक्सटेंड हो गया, तारीख पे तारीख वाला नियम। तो ये थोड़ा सा तरीका हो सकता है, बड़े केसेस के लिए नहीं, लेकिन छोटे छोटे केसेस के लिए हो सकते हैं। वैसे अभी अगर हम बात करें स्टेटस क्या है हमारा, तो बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट में 163 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक है, अब तो ये बंद भी हो गई है। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो ज्यादा है, पैसे ज्यादा लगेंगे, इसलिए अभी इस सिस्टम को उतना वेल डेवलप नहीं भी किया गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी इश्यू आ जाती है। बाकी अगर हम बात करें श्री कृष्ण कमेटी की, तो इनके रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि इसमें ये कंक्लूड किया गया कि हम लोग जो है आर्बिट्रेशन के लिए अभी भी तैयार नहीं है, हम लोग इसको एज ए बेटर प्लेटफॉर्म नहीं यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पेनिट्रेशन अभी ज्यादा नहीं है एडीआर की। वैसे बेनिफिट क्या होगा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, तो एसेस टू जस्टिस, लीगल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, इसमें सुधार आ सकेगा। कैसे, इजियर एसेस टू द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस वाया रिमोट लोकेशंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए कन्वीनियंट एंड क्विक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये तो मैंने आपको बता दिया, ट्रेबल टाइम सब खत्म होगा, कॉस्ट भी कम लगेगी, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। उसके बाद जो अनकॉन्शियस बायसनेस है वो भी थोड़ा कम हो सकती है, हालांकि ये भी सब्जेक्टिव चीज है भाई, जब तक जो आपके जज हैं उसमें बायसनेस रहेगी, या उसमें अगर किसी प्रकार का संकीर्ण सोच रहेगा, तब तक अनकॉन्शियस बायसनेस खत्म नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं वैसे, while resolving conflict, ODR techniques reduce the neutral's implicit prejudice. ओके, वैसे कुछ अगर एग्जांपल्स की बात करें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, तो मैंने सिंगापुर का एग्जांपल लिया है। अब छोटा सा देश है, लेकिन आप देखिए इसकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा रिच है, यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट कितना अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, और ये अपने आप को एक सेंटर बना रखा है सिंगापुर की, भाई विदेशी देशों में जो भी कंपनी के डिस्प्यूट आते हैं तो उसको यहाँ पर लाके सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो 1990s में सेटअप हुए थे, और अब ये काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गया है, और इनके पास पैसे भी आते हैं, क्योंकि ये केस सुनवाई होगी तो भाई पैसे भी तो लगेंगे। हाँ, ये बात है कि सस्ते में सुनवाई हो जाती है, लेकिन इफेक्टिव जस्टिस होती है, और उस टाइप का इन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्वालिटी बना कर रखा है, ताकि कंपनी सब जो है वो ट्रस्ट कर सके। ठीक है, ये है। बाकी अगर हम बात करें चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ओडीआर, तो देखिए आर्काइक लीगल प्रोसेस, यानी कि अभी भी हम पुराने ही लीगल प्रक्रियाओं में बझे पड़े हैं। तो अगर हम ऑनलाइन मैकेनिज्म भी लाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा ही मुश्किल होगा, एविडेंस वाला इशू आ सकता है, भाई एविडेंस कैसे होगा ऑनलाइन में, वो इधर उधर ना हो जाए। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अभी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर जो रूरल एरियाज है, रिमोट एरियाज है, हिली एरियाज है, वहां पर नहीं है, तो वहां पर इसको इम्प्लीमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
और जो डिजिटल इंडिया मिशन है, भारत नेट मिशन है, ये जिस प्रकार से प्रमोट हो रही है, ये एक बेसिक पिलर बन सकता है टू एड्रेस दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। देन लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट ओडीआर कैसे फाइल करना है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, वो भी नहीं पता होते हैं। लोगों को डर भी लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, हमारी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, तो ये सब कुछ है। तो वे अहेड क्या हो भैया, इंप्रूविंग द डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी, और गवर्नमेंट लिटिगेशन मैकेनिज्म के लिए, मैंने कि अगर गवर्नमेंट ही लिटिगेंट है तो वहां पर आपका ओडीआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, और जो भी आपके पुरानी लॉ है उसमें रिफॉर्म किया जा सकता है, और ओडीआर मैकेनिज्म के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, इट इज क्रूशियल दैट द रेगुलेटरी अप्रोच सेफगार्ड्स द इंड यूजर्स राइट प्राइवेसी व्हाइल अवॉइडिंग द ओवर रेगुलेशन। तो ज्यादा रेगुलेशन हो जाएगा तो फिर ओडीआर का फायदा ही क्या है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल टॉपिक डिस्कस किया एक लेक्चर में। अब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, अटेम्प्ट तो आपको ही करना है। जहां जहां से पॉइंट आपको लिंक होता है वो लिंक करेंगे। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल विच वॉज एस्टेब्लिश फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स by or against the central government employee nowadays exercising its power as an independent judiciary explain। ठीक है, तो CAT जो लागू किया गया था, वो जो मैंने आर्टिकल डिस्कस किया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में, उसके अंतर्गत इम्पावर्ड है आपका CAT। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज लाइक सैलरी या फिर ट्रांसफर का कुछ मुद्दा हो गया, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ डिस्प्यूट हो गया, एम्प्लॉयज का डिस्प्यूट हो गया, वो सब कोई एड्रेस करता है। तो अभी ये इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा है अपने पावर्स के टर्म में, कैसे एक्सप्लेन करिए। तो आपको एग्जाम्पल्स लिखना है। तो क्या कुछ आपको एग्जाम्पल्स याद आ रहा है तो आप थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद देखिए, हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू दैट ट्रिब्यूनल कर्टेल द जुरिडिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स, यानी कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स है, ट्रेडिशनल कोर्ट्स है, उसके पावर को कर्टेल कर देता है। क्या सचमुच में कर्टेल करता है? इन व्यू ऑफ द एबव डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो है ही, आर्टिकल आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सचमुच में कर्टेल करता है? तो अगर थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो कर्टेल नहीं ही करता है। कैसे? क्योंकि भाई अगर ट्रिब्यूनल्स केस सुनते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि अपील नहीं किया जा सकता है, अपील तो किया ही जा सकता है। भले ही अगर फर्स्ट स्टेज या ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से सॉर्ट आउट हो जाता है मामला, तो अपील करने की जरूरत ही नहीं होगी, है ना। तो पार्टीज भी खुश, अगर नहीं संतुष्टि तो अपील किया ही जा सकता है ना। तो एक ये पॉइंट आप जरूर ऐड करेंगे। फिर देखिए, एक इजी क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज क्वासी जुडिशियल बॉडी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। देन what are the major changes brought in the Arbitration Council Act 1996 through the recent ordinance promulgated by the President? How far it will improve the India's dispute resolution mechanism? तो यहाँ पर आपने देखा कि अपॉइंटमेंट में सुधार किया गया है, सिलेक्शन कमिटी से इससे ट्रस्ट बढ़ेगा, ठीक है, टेन्यूर्स को चेंज किया गया है, ठीक है, तो ये सब कुछ सुधार किए गए हैं। ये पहले ऑर्डिनेंस के माध्यम से आया था, अभी तो इसको एक्ट बना दिया गया। फिर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म टू रिजॉल्व द इंटरेस्टेड वाटर डिस्प्यूट हैव फेल्ड टू एड्रेस एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। इज द फैल्यू ड्यू टू स्ट्रक्चरल और प्रोसेस इनएडिक्वेसी और बोथ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो आइसोलेशन में अकर नहीं करती, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर फेलियर भी है कि प्रॉपर क्लैरिटी नहीं दी गई है डिस्प्यूट्स के रिजोल्यूशन की, बस पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया गया है। तो पार्लियामेंट स्टैब्लिश तो कर देती है, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसले आते हैं ट्रिब्यूनल्स के, उसको राज्य सरकार मानने को तैयार नहीं होती है। साथ के साथ एक प्रोविजन ये भी कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को अवॉइड करवाया जा सकता है, हाई कोर्ट को अवॉइड करवाया जा सकता है ऐसे डिस्प्यूट में। तो भविष्य में अगर स्टेट्स क्लेम भी करना चाहे अपील करने के लिए, तो वो भी नहीं कर पाएगी, लिमिटेड हो जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट पावर्स के अंतर्गत ऐसे मुद्दे को हैंडल करती है, तभी तो आप देखेंगे जो कावेरी का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, ठीक है। तो इट कैन बी ड्यू टू द प्रोसेस इनएडिक्वेसी और द स्ट्रक्चर। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, ठीक है। हो सकता है कि भाई जो ट्रिब्यूनल्स है उसमें कंप्रिहेंसिव मेंबर्स या एक्सपर्ट मेंबर्स नहीं होते हो, स्टेट गवर्नमेंट को बायसनेस लगता हो कि भाई ये जो है बायस्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति या फिर एक स्टेट के प्रति, तो बहुत सारे इश्यू हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, अदरवाइज इट विल टेक मच मोर टाइम। तो बस आपको ओवरव्यू दे दिया, आप एग्जाम्पल के साथ कोट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड नाउ वी विल बी मूविंग टू द चैप्टर नंबर 14, जो जल्द से जल्द हम खत्म करेंगे। कोशिश यही रहेगी, जो कि इजी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इजी है बट
प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए थोड़ा लंबा चैप्टर जाएगा ये, मेरे ख्याल से लंबा है। अच्छा, चैप्टर नंबर 14 ज्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या आप देखिए 2020 में 2, 2019, 2018, 2017, 2015 ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। और ये जरूरी भी है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज में ही रिसाइड करते हैं। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है CAG, इस पर भी क्वेश्चन आएगा। फिर ये सब जो बॉडीज है, तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, फैक्चुअल होंगे ये, तो इन सब को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए चीजें आसान है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो बड़े बड़े मुद्दे थे ना, हमने उसको डिस्कस किए कर लिया है। फिर कौन सा मुद्दा है भाई, इलेक्शन का तो मुद्दा काफी ज्यादा था, इसलिए लंबा ही चैप्टर है। उसके बाद है आपका, हाँ देखिए सोचिए इलेक्शन वाला मुद्दा कितना ज्यादा है। फिर आपका डिलिमिटेशन कमीशन, ये भी काफी ज्यादा चर्चा में है ना। वन नेशन वन इलेक्शन भी चर्चा में है, साइमल्टेनियस इलेक्शन भी चर्चा में है, वो सब आपका आएगा देखिएगा। एक तो डिलिमिटेशन हो गया, और अटॉर्नी जनरल शायद साइमल्टेनियस वाला नहीं दिया गया है क्या? अगर नहीं दिया गया है तो मान के चलिए आपको उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव सब दिया है, तो मैंने पूरा सर्च कर लिया है। एक्चुअली साइमल्टेनियस इलेक्शन उन सब के बारे में नहीं दिया गया है, तो उसको कभी हम अलग टॉपिक में करवा देंगे, तो डोंट वरी, ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। बाकी आसान आसान टॉपिक है। एक तो आपका इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन वाला जो मुद्दा है उसको हमें देखना है, शायद उसी में होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला। ठीक है, ठीक है, हम कभी जब भी देख पढ़ाना होगा तब देख लेंगे, तो आप चिंता ना करें। कैसा लग रहा है आपको इनिशिएटिव जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर हम आपको PDF शेयर करेंगे, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होता है रिगार्डिंग अवर क्लासेस, वो भी हम वहां पर साझा कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share. Thank you.